चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का लेसन नंबर 4 का 4.2। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 4.1 को पूरा लो से हाई तक समझाने की कोशिश किया और उसके सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह समझाने की भी मैंने कोशिश किया था। आपको मुझे आशा है कि आपको 4.1 में कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, तो उसी प्रकार हम लोग 4.2 को भी अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। सो देखिए, 4.2 को क्लियर करने से पहले आपको सारणिकों के कुछ गुणधर्म को समझना होगा, जानना होगा। तो सारणिकों के गुणधर्म कुछ दिया गया है, जिसमें नंबर 1 गुणधर्म है। इस गुणधर्म को समझते 6-7 आपका गुणधर्म दिया गया है। इन 6-7 गुणधर्म को अच्छी तरह से समझेंगे और समझने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को चलेंगे, क्योंकि सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है 4.2। देखिए दोस्तों, गुणधर्म का मतलब सारणिकों का गुणधर्म मतलब सारणिकों का बहुत सारा नियम है, जिस नियम को सारणिकों का न्यूमेरिकल मान निकालने के लिए हम लोग को उपयोग करना पड़ेगा। मतलब सारणिकों का कुछ ऐसा नियम है जो क्या बहुत एक्सप्लेन क्वेश्चन को, बहुत लंबे क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाने का काम करता है। तो हम लोग देख लेते हैं आखिर वो कौन कौन सा नियम है। तो सारणिकों के गुणधर्म का नंबर 1 नियम देखिए क्या है। नंबर 1 नियम यही है कि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि किसी भी सारणिक का मान उसकी पंक्ति को स्तंभ के रूप में या स्तंभ को पंक्ति के रूप में चेंज कर देते हैं तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहेगा। मतलब समझिए, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप देखते हैं आपके पास कोई सारणिक है जिसमें अवयव आपका है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 है। तो यहाँ पर पंक्ति A1, A2, A3 हो गया और दूसरा पंक्ति हो गया B1, B2, B3 और C1, C2, C3 ये आपका तीसरा पंक्ति हो गया। तो टोटल पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे या जो भी स्तंभ होगा उसको पंक्ति के रूप में चेंज कर देंगे तो वहाँ सारणिक का मान अपरिवर्तित रहेगा। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। मान लीजिए, माना कि मेरे पास कोई सारणिक है। ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने सारणिक ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए, इसका वैल्यू निकालिए और इसमें पंक्ति को स्तंभ के रूप में चेंज कर दीजिए और स्तंभ को पंक्ति के रूप में चेंज करके वैल्यू निकालिए। वैल्यू आपका सेम आएगा। मतलब क्या ना, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर देते हैं तो अपरिवर्तित रहेगा, सारणिक का मान चेंज नहीं होगा। सुनिए, देखिए ये आपका सारणिक, इसका वैल्यू आप निकाल कर देखिए। 1 पे एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन करने का 3 गुना 3 कोटि को एक्सप्लेन करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। एक एक एलिमेंट्स उठाते हैं और चिन्ह भी अच्छी तरह मैं समझा चुका हूँ। 4.1 बहुत ही लो से हाई में मैंने आपको समझाया था। नहीं देखे हैं वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देखने की कोशिश करिएगा आप। चलिए देखिए, मैं 1 पे एक्सप्लेन करता हूँ। मैं 1 उठाऊंगा तो 1 के सामने का टोटल एलिमेंट्स गायब हो जाएगा। ये बचा कितना, 5 6 8 9। अब जैसे मैं 2 उठाऊंगा, बताया था इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, ये -2। अब 2 पे एक्सप्लेन करेंगे, कटिस हो गया, बचा कितना 4 7 6 9। ये कटिस बचा 4 7 6 9, ठीक है। अब मैं 3 पर चलता हूँ, उसका चिन्ह प्लस उठाना पड़ेगा। 3 पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कटिस बच कितना जा रहा है 4 5 7 8। अब देखिए यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए 1। 2 कोटि का ये सारणिक बन गया। 2 कोटि के सारणिक को सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, क्रॉस मल्टीपल करिए। 15 में 45, बीच में घटाओ, यहाँ देख सकते 6 8 48। आगे देखते हैं -2। देखिए 4 9 36, घटाओ 7 6 42। आता है ना क्रॉस मल्टीपल 2 कोटि का निकालने। देखिए +3 क्रॉस मल्टीपल करिए, 4 8 32, घटाओ 7 5 35। तो 1 से गुना करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 45 में से 48 घटाएंगे -3 का 1 से गुना करेंगे -3 ही हो जाएगा। देखिए 36 में से 42 घटाएंगे -6 होगा ना, तो -6 का गुना -2 से करेंगे तो माइनस प्लस और 2 6 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। आगे देखिए +3 है, यहाँ पर देखिए 32 को 35 से घटा रहे हैं। ध्यान देंगे, 32 को 35 से घटा रहा हूँ तो कितना बच रहा है -3। तो -3 का -9 से गुना, -3 का -3 यहाँ बच रही है तो -3 का +3 से गुना कर दूंगा तो माइनस प्लस माइनस और 3 3 की 9। अब देखेंगे यहाँ प्लस वाले को पढ़ लिखता हूँ +12, -3 को -9 कितना हो गया -12। तो 12 को 12 से घटा दे रहा हूँ, वैल्यू कितना आ जा रही है 0। सो दोस्तों अच्छी तरह समझेंगे। जब मैं कोई सारणी को उठाया उसका वैल्यू निकाल लिया, कितना आ गया 0। 3 कोटि का उठाया हूँ। अब मैं यहाँ पर पंक्तियों को स्तंभ के रूप में चेंज करके वैल्यू निकालता हूँ। पंक्तियों को स्तंभ के रूप में चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। सो देखते हैं, तथा इसी को मैं इसे डेल्टा को क्या करता हूँ, ये जो पंक्ति है मैं स्तंभ के रूप में चेंज करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 इसको स्तंभ में चेंज कर दिया 1 2 3। ये आपका क्या है स्तंभ है, ये भी पंक्ति, इसको स्तंभ में चेंज किया 4 5 6 है। ये भी आपका पंक्ति है 7 8 9, इसको स्तंभ में चेंज करता हूँ 7 8 9। देखिए मैंने पंक्तियों को स्तंभ के रूप में चेंज कर दिया। मतलब सारणिक
मतलब सारणी को जब उसके पंक्ति और स्तंभों के रूप में चेंज करेंगे तो सारणी का मान दोनों चेंजअप नहीं होता है। सो यहाँ पर निकाल कर देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं है तो 1 पे एक्सप्लेन करिए। 1 पे एक्सप्लेन करेंगे तो टोटल आमने सामने का वैल्यू खत्म, बचेगा 5869 5869। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 पे एक्सप्लेन करते हैं -4। 4 पे एक्सप्लेन करेंगे तो 31 हो जाएगा। ये आमने सामने का टोटल वैल्यू बचे 2 3 और 8 9, ये ना बच रही है, कर रहे हैं 2 3 8 9। ठीक है, अब +7 पे एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका चिन्ह प्लस होगा, आखिर 4 का चिन्ह यहाँ पर माइनस क्यों उठा रहा हूँ, क्यों प्लस माइनस प्लस। अब मैं 7 पे उठा रहा हूँ, 7 पे एक्सप्लेन करूँगा तो आमने सामने का टोटल वैल्यू खत्म, बच रही कितना 2 5 3 6। अब क्रिया करिए इसका 1 इंटू क्रॉस मल्टीपल, 2 कोटि का सारणिक बन चुका है ना। देखिए अब 5 45 घटाओ 6 48, आगे -4 इंटू 2 9 18 घटाओ 3 8 24 +7। देखिए 2 छक्के 12 घटाओ 3 5 15। क्रिया करिए, क्रिया करिए। इधर मैं क्रिया कर देता हूँ, ध्यान देंगे, चाहे नीचे देख लीजिए। 1 से गुना करूँगा कोई असर नहीं पड़ेगा। 45 में से 48 घटाऊंगा -3, -3 का 1 से गुना कर दूंगा -3। आगे देखते हैं, आगे -4 है, ये 18 में से 24 घटा दूंगा तो कितना बचेगा -6। 18 में से 24 घटा रहा हूँ, -6 बच रही है तो -6 का -4 से गुना करूँगा तो माइनस प्लस 4 6 कितना हो गया 24। आगे देखते हैं, ये 12 में से ये 15 घटाऊंगा -3 का 21 से 7 से गुना कर दूंगा +7 से तो हो जाएगा -21। सो ध्यान देंगे। अब देखिए +24 को मैं लिख देता हूँ पहले, -3 और -21 कितना होगा -24। तो 24 में से 24 घटाएंगे, वैल्यू कितना आ गया 0। सो दोस्तों आपने देखा ना कि सारणी का मान और उसके पंक्तियों और स्तंभ को चेंज करेंगे, वो सारणी का मान क्या जाएगा, सेम आएगा। मतलब है किसी सारणी का मान उनकी पंक्तियों और स्तंभों को परिवर्तित करने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है। तो मैं कहीं कहीं इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। तो चलिए, अभी तक नहीं समझ में आया तो एक बार और समझेंगे। कहने का मतलब है कि जो सारणिक है उस सारणी का मान और उसके पंक्तियों और स्तंभों को चेंज करिए, वो सारणी का मान दोनों क्या आएगा, सेम आएगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब वो अलग अलग नहीं आएगा, वो क्या आएगा, सेम आएगा। अब चलिए समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 को। चलिए अब देखते हैं गुणधर्म नंबर 2 को। अभी तक गुणधर्म नंबर 1 हमने क्या देखा कि पंक्तियों और स्तंभों को चेंज करेंगे तो सारणी का मान भी अपरिवर्तित था। अब गुणधर्म नंबर 2 देखिए क्या बोल रही है। गुणधर्म नंबर 2 ये है कि यदि एक सारणी की 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, जैसे आपके पास कोई सारणिक है, उसमें 2 पंक्ति को या 2 स्तंभ को परिवर्तित कीजिए। 2 पंक्ति है मतलब उसको क्या करना है, चेंज करना, उसी को R1 को R2 में, R2 को R1 में चेंज करना है, या C1 C2 चेंज कर रहे तो C1 को C2 में, C2 को C1 में। मतलब देखिए बात को समझेंगे। यदि एक सारणी की कोई 2 पंक्ति या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर देते हैं तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान देंगे, यदि आपके पास कोई सारणिक है, उस सारणिक के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को परस्पर आप परिवर्तित कर रहे हैं, मतलब R1 R2 को यदि आप परिवर्तित करना चाहते हैं तो R1 की जगह पर R2 को, R2 की जगह पर R1 पर कर देंगे तो सारणी का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंजअप हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए जैसे आपने इसके पहले एग्जाम्पल लिया था, माना कि डेल्टा बराबर मेरे पास कोई सारणिक था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 पंक्ति को या 2 स्तंभ को चेंज करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैंने R1 R2 को चेंज करने का यहाँ पर काम करता हूँ। मतलब R1 को R2 की जगह पर, R1 को R2 की जगह पर और R2 को R1 की जगह पर। ध्यान देंगे, तो यहाँ पर 4 5 6 को मैं R1 की जगह पर करता हूँ, 4 5 6, और इसको 1 2 3 R2 की जगह पर, और सबको छोड़े 7 8 9। देखिए मैंने क्या किया, 2 पंक्तियों को इंटरचेंजिंग का काम किया, मतलब 2 पंक्तियों को चेंज किया। R1 की जगह पर R2 को, R2 की जगह पर R1 को मैंने क्या किया, यहाँ पर चेंज किया। सो देखिए अब आपका ये भाषा, ये सारणी का गुणधर्म नंबर 2 ये बोल रहा है कि यदि एक सारणी की 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को आप परस्पर चेंजअप कर रहे हैं तो वहाँ पर सारणी का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। यानी मैंने यहाँ पर 2 पंक्तियों को आपस में इंटरचेंजिंग का काम किया तो अब सारणी का चिन्ह प्लस था, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस। देख सकते हैं यहाँ जो मैं सारणी के लिया उसका चिन्ह क्या था, प्लस, लेकिन अब मैंने इंटरचेंजिंग का काम किया ना, 2 पंक्तियों को चेंज करने का काम किया, तब सारणी का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस, और ये वैल्यू किसका है, डेल्टा का। देख सकते हैं वैल्यू डेल्टा है, कहता माइनस डेल्टा। बात समझिए जरा। कहने का मतलब ये है कि किसी सारणिक में यदि आप 2 पंक्तियों को या 2 स्तंभों को, यानी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंजिंग, आपस में चेंजिंग का काम कर रहे हैं, R1 को R2 में, या R2 को R3 में, R3 को R2 पर, या C1 को C2 में, चाहे C2 को C1 में, मतलब आपस में चेंजिंग करना, आपको उसका स्थान क्रम इधर उधर करना है। तो देखिए, तो वहाँ पर सारणिक का जो चिन्ह होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मेरे पास कोई सारणिक डेल्टा इतना दिया था, यहाँ पर मैंने 2 पंक्तियों को चेंजअप किया, तो यहाँ सारणी का मान प्लस था, जैसे मैं चेंजअप किया सारणी का मान क्या हो गया,
माइनस हो गया। मतलब यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभ को परस्पर परिवर्तित किया जाए तो सारणी का चिन्ह क्या होती है, बदल जाती है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि सारणी का चिन्ह प्लस से क्या हो गया, माइनस में दो पंक्तियों को क्या किया, यहाँ पर चेंज करने का काम किया, इंटरचेंजिंग किया। सो दोस्तों ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत यूज करने वाले हैं। अब चलिए समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 को। अब देखते हैं गुणधर्म नंबर 3 को। अभी तक गुणधर्म नंबर 2 को हम लोग अच्छी तरह समझे। अब देखिए गुणधर्म 3 क्या कहती है, सारणी का गुणधर्म 3 ये कहती है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान हो तो सारणी का मान शून्य होता है। मतलब देखिए यदि आपके पास कोई सारणिक है, उसमें दो पंक्ति या दो स्तंभ या दो पंक्ति समान हो तो सारणी का मान शून्य होगा। जैसा कि एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझा रहा हूँ, सो ध्यान देंगे, यहाँ पर अच्छी तरह समझेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास कोई सारणिक है 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ये सारणिक है। जानते हैं इसका मान इस प्रॉपर्टी 3 के अनुसार क्या हो जाएगा, 0। कैसे आप देख सकते हैं, ये R1 R3 के समान है। मतलब 1 2 3 R1 में भी है और 1 2 3 क्या है, R3 में भी है। मतलब दोस्तों ये कि जब कोई आपके पास सारणिक है तो उसमें क्या है ना, दो पंक्ति या दो स्तंभ समान दिखाई दे, सेम अवयव हो उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, उस सारणी का मान हम लोग शून्य डायरेक्ट लिखेंगे। ये गुणधर्म का हम लोग शुरू से अंत तक यूज करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये गुणधर्म नंबर 3 है, ध्यान से समझेंगे। जब किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो, यानी उनके सारे अवयव सेम हो, तो कह सकते हैं कि सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0। इस सारणी का मान मैं क्या लिख दूंगा, फटाक से 0 लिख दूंगा। जैसे कि एक और मैं लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं R1 और R3 में है ना, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब इस सारणी का क्या मान हो जाएगा, 0। सो दोस्तों याद रखिए अच्छी तरह से, जब किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव आपस में बराबर हो तो उस सारणी का मान हम लोग बोल सकते हैं कि 0 होता है। चलिए अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 4 को अच्छी तरह से। चलिए अब देखते हैं हम लोग गुणधर्म नंबर 4 को। अभी तक 3 को अच्छी तरह से समझे, अच्छी तरह से एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर किए। अब गुणधर्म नंबर 4 क्या कहती है, सो अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए गुणधर्म 4 क्या कहती है, यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुना किया जाए। ध्यान देंगे, मतलब आपके पास कोई सारणिक है तो उस सारणिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में एक अचर के से गुना करने पर जो सारणी का मान आएगा वो के गुना ही हो जाता है। मतलब जैसे आपके पास कोई सारणिक है, उस सारणी के एक पंक्ति में या एक स्तंभ में आप के से गुना करिए तो जो सारणी का अंत में मान निकालेंगे वो के गुना सारणी का आएगा। चलिए एग्जाम्पल हम लोग समझने की इसको कोशिश करते हैं, अच्छी तरह से ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए, माना कि मेरे पास कोई सारणिक है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डेल्टा मेरे पास कोई सारणिक है। तो मेरे को क्या करना है, किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में एक अचर संख्या के से गुना करना है। तो मैं एक अचर क्या करूँगा, एक पंक्ति में या एक स्तंभ में के से गुना कर देता हूँ। चलिए मैं के से गुना कर देता हूँ इसमें, तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं R1 में गुना कर रहा हूँ तो KA1 KA2 KA3। उसके बाद और नहीं, एक पंक्ति में ही गुना करना है, या तो एक पंक्ति नहीं तो एक स्तंभ में ही एक अचर के से गुना करना है। मैं एक पंक्ति में गुना कर दिया और सबको छोड़िए, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हो गया। इसको ले सकते हैं, डेल्टा 1 भी ले सकते हैं। अब आप इसको एक्सप्लेन करके देखिए, इसको एक्सप्लेन करिए, इसका जो वैल्यू आएगा ना पहले सारणी का के गुना आएगा। मतलब मेरे पास जो सारणिक था उसके एक पंक्ति में या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में मैंने के से गुना कर दिया। तो अब जो मैं यहाँ से के गुना करने के बाद मेरे पास जो सारणिक है इसका मैं वैल्यू निकालता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इसको, तो इसका जो मान आएगा पहले सारणिक का के गुना आएगा। सो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको करके। मैं K1 उठाता हूँ, KA1 उठा लेता हूँ, तो जानते हैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने आता है ना 3 को डी का। KA1 उठाऊँगा तो ये खत्म तो बच जाएगा B2 B3 C2 C3। अब मैं आगे यहाँ पर चिन्ह प्लस, अब उठाऊँगा माइनस, अब उठा लेता हूँ KA2। जैसे मैं ये उठाऊंगा इसके सामने का टोटल एलिमेंट्स खत्म, बच गया B1 C1, उसके बाद बचेगा C2, यहाँ बच गया, ये खत्म तो बच गया ये B3 C3, ये वैल्यू बच गया। अब मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ प्लस KA3। जब ये उठाऊंगा तो इसके सामने का टोटल वैल्यू खत्म, बच गया B1 C1 B2 C2, ठीक है। अब देखिए KA1 या क्रॉस मल्टीपल करते हैं, B2 का किससे क्रॉस मल्टीपल आता है ना, 2 को डी का,
करिए। B2 का किससे करूँगा, C3 से, तो B2 C3 बीच में घटाव देना पड़ेगा। C2 का B3 से गुना करूँगा, C2 B3। अब माइनस KA2, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीपल करिए तो हो जाएगा B1 C3 घटाओ C1 का B3 से क्रॉस मल्टीपल करते हैं C1 B3। बात को समझिए, आपको क्रॉस मल्टीपल करने आती है, अपने से करने के काम करेंगे। आगे देखिए प्लस KA3, यहाँ भी क्रॉस मल्टीपल B1 का C2 से गुना कर दूंगा तो B1 C2 घटाओ, यहाँ पर C1 को B2 से गुना करूँगा तो C1 इंटू हो गया B2। सो देखिए यहाँ पर वैल्यू आया, आप देखिए तीनों में आपको K कॉमन दिखाई दे रही है, दे रही है ना। मैं K को क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। मैं K को क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। K बाहर खींच लूँगा तो A1 इंटू बच जाएगा मेरा B2 C3 और घटाओ C2 इंटू बच गया B3। अब आगे यहाँ से भी K मैं बाहर खींच लूँगा तो बचेगा A2, क्या बच गया B1 C3 घटाओ C1 B3। उसके बाद यहाँ से भी मैंने K को बाहर खींच लिया, K कॉमन ले लिया हूँ, बच जाएगा A3 इंटू बच गया B1 C2 घटाओ C1 B2। ये देखिए अब बात को समझते हैं जरा, बात को समझिए अब जरा ध्यान देंगे। क्या आ गया K, और देखिए ये वाला जो वैल्यू आ गया ना अंदर ब्रैकेट में, ये वाला वैल्यू सारणिक का, जब इसको भी एक्सप्लेन करेंगे तो अंत में आपका यही वाला वैल्यू आएगा A1 इंटू B2 A1 इंटू B2 इंटू C2 माइनस C2 इंटू B3। मतलब ये वाला जो K को छोड़कर ये वाला जो वैल्यू है ना, जब डेल्टा को एक्सप्लेन करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। मतलब इसको मैं फिर लिख सकता हूँ डेल्टा के रूप में, इस रूप में लिख सकता हूँ। लिखिए इस रूप में देख लेता हूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। सो दोस्तों देखिए मैंने क्या किया, एक सारणी को उठा लिया, सारणी की एक पंक्ति में एक स्तंभ में क्या किया, K से गुना किया। जब मैंने उसको एक्सप्लेन किया तो अंत में जो मेरा सारणी का है, पहले के सारणी का कितना गुना आ गया, K गुना आ गया। मतलब इसका हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं। एक बार और मोटा मोटी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, गुणधर्म 4 के कहने का मतलब ये है कि जब कोई आपके पास सारणिक है तो सारणी की किसी एक पंक्ति नहीं तो एक स्तंभ में एक अचर K से गुना कर रहे हैं तो जो सारणी का मान आएगा वो K गुना आएगा। पहले के सारणी का कितना गुना आएगा, K गुना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मैंने कोई डेल्टा सारणिक ले लिया, इसके एक पंक्ति में मैंने K से गुना कर दिया। जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया तो ये इतना आया, K कॉमन ले लिया और ये वाला वैल्यू डेल्टा को दर्शा रहा था, ये वाला वैल्यू को दर्शा रहा था, इस वैल्यू को दर्शा रहा था। ठीक है, K इंटू ये वाला वैल्यू इस वैल्यू को दर्शाया गया, मैं इसको उतार दिया क्योंकि इसको एक्सप्लेन करूँगा तो ये वाला वैल्यू मेरे को मिल जाएगा। तो K और सारणिक मतलब पहले का सारणिक का कितना गुना आ जा रहा है, K गुना। कहने का मतलब जब कोई आपके पास कोई सारणिक है तो सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी अचर से गुणा करेंगे तो वहाँ पर जो सारणिक का मान आएगा वो K गुणित हो जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 को। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं गुणधर्म नंबर 5 को। अभी तक गुणधर्म 4 को अच्छी तरह से हम लोग समझने की कोशिश की और आपको मैंने समझा दिया। अब देखिए गुणधर्म नंबर 5 क्या कहती है, प्रॉपर्टीज 5 क्या कहती है सारणी का, कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिकों को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए कह क्या रही है, आपके पास कोई सारणिक है तो सारणिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ के, एक पंक्ति के या एक स्तंभ के कुछ अवयव दो पदों के योगफल के रूप में, दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में हो तो उसको हम लोग क्या दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए कहने का मतलब है यदि एक सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में ली जा सकती है। देखिए मेरे पास यहाँ कोई सारणिक थी, मैंने क्या किया, इसका एक पंक्ति को दो पदों के योगफल के रूप में लिख दिया। मतलब क्या ना, इसकी एक पंक्ति को दो अवयवों के पदों के योगफल के रूप में लिख दिया। मतलब उनके अवयवों को दो पद के रूप में मैंने क्या किया, जोड़ दिया। आप दो से अधिक भी जोड़ सकते हैं, मैंने ले लिया आपको समझाने के तौर पर लिया हूँ। A1 + 1 उसके बाद मतलब इसका ये स्तंभ हो गया, ये स्तंभ हो गया, स्तंभ हो, देख सकते हैं। देखिए तो जब किसी एक पंक्ति, जब किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में हो, प्रत्येक अवयव पंक्ति या स्तंभ के, एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक योगफल के रूप में हो तो उसको दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा। चलिए जैसे मेरे पास यहाँ पर R1 है, R1 में देख सकते हैं दो पदों का योगफल है तो मैं इसको दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकता हूँ। कैसे, देखिए पहले तो A1 + 1 है ना, तो A1 के लिए, A2 के लिए, A3 के लिए एक सारणिक बनाऊंगा, फिर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए एक सारणिक बनाऊंगा। ध्यान देते हैं, A1 से चलते हैं। ध्यान दीजिएगा आपके पास ये एग्जाम्पल है, A1 + 1, A2 + 2, A3 + 3, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये एग्जाम्पल आपका दिया है। ठीक है ना। चलिए
तो यहाँ पर सबसे पहले A1 के लिए उठाते हैं, सारणी बनाते हैं A1 B1 C1। देखिए A1 B1 C1। अब इसमें चलते हैं सेकंड में, इसमें A2 B2 C2। अब यहाँ चलते हैं A3 में A3 B3 C3। ठीक है, हो गया एक सारणी। अब प्लस देखेंगे। अब देखिए 1 के लिए चलते हैं, 2 पद था ना इसमें पहला पंक्ति में, तो दूसरे के लिए उठाते हैं 1, ये 1 B1 C1 1 B1 C1। अब फिर हो जाएगा यहाँ पर 2 है तो 2 B2 C2 2 B2 C2। आगे 3 के लिए चलते हैं, इसमें 3 B3 C3। देख रहे हैं, जब किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव 2 पदों के योगफल या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में होगा तो क्या होगा, उसको 2 सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर 3 पद होता ना तो 3 सारणिकों के योगफल के रूप में हम लोग लिख सकते थे। जैसे एक और मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल दिया है 1 + लैम्डा 2 + लैम्डा और उसके बाद 3 + लैम्डा 4 5 6 7 8 9। ये आपको एग्जाम्पल दिया है। तो देख सकते हैं इसका पहला जो पंक्ति है 2 पदों के योगफल के रूप में, मतलब इसको 2 सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, पहले 1 के लिए लिखेंगे, 2 के लिए, 3 के लिए, फिर लैम्डा के लिए लिखेंगे। बनाइए यहाँ पर 1 4 7। अब 2 के लिए 2 5 8, 3 के लिए 3 6 9 हो गया। अब लैम्डा के लिए चलते हैं, लैम्डा 4 7 प्लस देकर लैम्डा 4 7। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी लैम्डा है तो लैम्डा 5 8, फिर आगे लैम्डा है, फिर लैम्डा 6 9। देख सकते हैं। देखिए, जब भी किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव, एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में हो तो 2 के रूप में होगा तो 2 सारणिकों का योगफल निकालेंगे। 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में होगा तो 2 से अधिक सारणिकों का योगफल हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसको अच्छी तरह समझिएगा, इसका हम लोग कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर, अंतिम प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं गुणधर्म नंबर 6, अंतिम प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह समझते हैं। अभी तक मैं आपका 5 प्रॉपर्टी क्लियर कर चुका हूँ, अंतिम प्रॉपर्टी है। इसको समझने के बाद हम लोग एक्सरसाइज चलते हैं 4.2 और देखेंगे उसके क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सारणी के गुणधर्म का उपयोग करके सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपली हो जाएगा। इस अंतिम प्रॉपर्टी को समझिए, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुंजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। दोस्तों समझिए, आपके पास कोई सारणी है, सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ, मतलब कोई भी पंक्ति उठा सकते, जो नहीं एक, मतलब कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के अवयव में क्या करेंगे, कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के अवयव में उसके संगत, मतलब ध्यान देंगे, बात को समझेंगे। आपके पास कोई सारणिक है, सारणिक में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के अवयव को उठा लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के गुंजों को जोड़ देंगे ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सारणी का मान वही रहेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मेरे पास ये R1 है, मतलब R1 R2 R3 है। तो मैंने एक पंक्ति उठा लिया और उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरी पंक्ति में किसी संख्या से गुना करके उसको R1 से जोड़ दिया। तो जो सारणी का मान आएगा वो चेंजअप नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैं इसमें 2 से गुना करके यहाँ पर R1 को मैंने क्या किया, R1 का क्रिया कर रहा हूँ तो R1 को मैंने R3 में 2 से गुना करके उसको जोड़ दिया था, सारणी का मान चेंजअप हो जाएगा, कदापि नहीं। चलिए यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा। देखिए मैं यहाँ पर क्रिया R1 का कर रहा हूँ, किसका क्रिया, R1 का कर रहा हूँ। R1 का क्रिया कर रहा हूँ कि R1 आप प्लस 3 R2। ध्यान दीजिएगा, मैं क्रिया क्या कर रहा हूँ R1 का, बात को समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। मैं क्रिया R1 का ये कर रहा हूँ कि R1 को जोड़ना है R2 से, लेकिन R2 का कितना गुना करना है, 3 गुना। यही सारणी कह रही है प्रॉपर्टी 6 से। बोलिए क्या, ये देख सकते हैं, यदि आपके पास कोई सारणिक है तो किसी सारणी के स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ, मैंने एक पंक्ति उठा लिया, पंक्ति या स्तंभ के अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को समान गुंजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान चेंज नहीं होता, वही का वही ज्यों का त्यों रह जाता है। मतलब क्या हुआ कि मैंने किसी सारणी का एक पंक्ति उठा लिया, फिर उसके संगत अवयव, मतलब दूसरे पंक्ति में उसके संगत अवयवों के गुंजों को जोड़ूंगा। गुंजों को मतलब उसे गुना कर दिया, 3 का गुना हो गया, 4 का गुना हो गया, मैं इसको जोड़ दूंगा तो इस सारणी का मान कोई चेंजअप नहीं होगा। जैसा कि देखिए मैंने R1 का क्रिया क्या किया, R1 को R2 से जोड़ना, लेकिन R2 का 3 गुना करके जोड़ना। चलिए निकालते हैं R1 का क्रिया, R2 का 3 गुना करना है। देखिए चरते कितना हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 13। यहाँ पर
3 से गुना करना, पंक्ति 15, 15 में जोड़ देंगे कितना, पंक्ति 15 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। पंक्ति 3 से गुना करना है ना R2 में, पंक्ति 15 का 2 से गुना, संगत अवयव को जोड़ना होगा, पंक्ति 15 2 17, यहाँ पर 3 से 36 18, 3 कितना हो गया 21 होगा। देखिए 4 5 6, यहाँ पर 7 8 9। सो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, R1 को यहाँ पर R2 का 3 गुना करके गुणज करके मैंने क्या किया, R1 में जोड़ दिया। तो अब कहेंगे सारणिक का मान चेंज हो गया, कदापि नहीं। गुणधर्म 6 ये कहती है कि यदि आपके पास कोई सारणिक है तो किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के समान गुंजों को जोड़ेंगे। गुंजों का मतलब 3 4 5 किसी का गुणज हो सकता है, जोड़ेंगे तो सारणी का मान चेंज अपने होगा। यहाँ और यहाँ दोनों का सारणी का मान निकाल कर देखिए, फिक्स है कि दोनों का सारणी का मान सेम आएगा, वैल्यू सेम आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका सेम आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या था कि आपके पास कोई सारणी क्या, करेक्ट, आपके पास कोई सारणिक है, उसमें किसी एक पंक्ति को मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैंने उसके संगत दूसरा पंक्ति उठाया और उसका मैंने गुणज करके उसको मैंने क्या किया, R1 के साथ जोड़ दिया। तो देखिए दोनों का वैल्यू निकाल के देखेंगे, चेंज नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर ये 6 कहती है। तो अभी तक मैंने आपको प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 तक क्लियर कर दिया। क्या किया, 6 तक क्लियर कर दिया। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक और छोटी सी प्रॉपर्टी देखने की कोशिश करते हैं। छोटा सा अलग से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए जैसे आपके पास कोई सारणिक है और उसमें एक पंक्ति या एक स्तंभ 0 0 आ जाए तो समझिए कि उस सारणी का मान हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे 1 2 3 0 0 0 4 5 6। मैंने बताया ना कि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ, देखिए यहाँ पर एक पंक्ति का वैल्यू क्या आ गया, 0 0 0। इसका मतलब इस सारणी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसको याद रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखने का काम करूँ 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो इस सारणी का वैल्यू मैं पूछूँ तो क्या बताएंगे आप, 0। क्योंकि किसी एक सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ का जब वैल्यू 0 0, मतलब किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 0 हो तो सारणी का मान आपको क्या उठाना है, 0। चलिए अब आपका टोटल सारणी का प्रॉपर्टी जो है ना क्लियर हो चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं 4.2 और देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि बिना एक्सप्लेन किए आपको सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके इसको इतना बराबर 0 सिद्ध करना है। सारणिकों के गुणधर्म का यहाँ पर प्रयोग करना है। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, तो मैं LHS साइड उठाने का काम करूँगा। LHS पक्ष क्या आपका देख सकते हैं, x a x प्लस a, y b y प्लस b, z c z प्लस ये दिया। इतना बराबर मेरे को क्या सिद्ध करना है, 0 सिद्ध करना है। सो ध्यान देंगे, अच्छी तरह से गौर करने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए मैं एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया था कि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ यदि 2 अवयवों के योगफल के रूप में हो, 2 या 2 से अधिक अवयवों के योगफल के रूप में हो, तो उसको 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक स्तंभ ऐसा है, तीसरा जो स्तंभ है वो जो है ना 2 पदों के योगफल के रूप में है, मतलब इसको मैं 2 सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकता हूँ। देखिए कैसे, x y z, उसके बाद a b c। यहाँ पर x y z के लिए एक सारणिक बना लूँगा, x y z, ठीक है। अब a के लिए एक सारणिक बनाऊंगा। मैं बताया था प्रॉपर्टी का यूज करना है दोस्तों, प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का कैसे यूज करूँगा सो अच्छी तरह समझेंगे। मतलब सारणी का नियम गुणधर्म ये कह रहे थे कि जब किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव के मतलब प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में हो तो उसका यानी सारणी को हम लोग 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, या 2 पदों के योगफल के रूप में, मतलब इस सारणी को 2 सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए तो x y z, एक x y z के लिए मैंने एक सारणिक बना लिया और a b c के लिए एक सारणिक बनाने का काम करूँगा। देख सकते हैं x y z, उसके बाद a b c। अब इसके लिए चलूँगा, ध्यान देते हैं, इसके लिए a b c के लिए चलूँगा, a b c। अब देखिए देख सकते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर भी गुणधर्म यूज करेंगे। यहाँ पर गुणधर्म एक पढ़े थे कि जब किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। यहाँ पर देखिए x y z, यहाँ पर 2 स्तंभ क्या है, समान है, मतलब इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0। आगे प्लस है तो प्लस, यहाँ भी 0 होगा क्योंकि यहाँ भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सेम है, 2 स्तंभ सेम है, ABC ABC ABC। आपका सारणी का गुणधर्म कह रहा था, क्या कहता सारणी का गुणधर्म कि जब किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के अवयव सेम हो तो सारणी का मान सेम होता है। दोनों जगह देखिए आपका सेम है, क्या हो जाएगा, 0 + 0 बराबर कितना होगा, 0। आपको ऐसे साइड क्या लाना था, यही लाना था। सो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इतना बराबर आपको जीरो सिद्ध करना है, ठीक है। मैं एलएचएस साइड उठा लेता हूँ, जीरो मतलब इतना बराबर मेरे को जीरो सिद्ध करना है। चलिए इसको मैं एलएचएस साइड मान लेता हूँ, एलएचएस साइड मैंने उठा लिया है। ध्यान देते हैं यहाँ पर मैं क्या करूँ, गुणधर्म का यूज करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है कि यहाँ पर इस पर उठा लिया, इस पर उठा लिया, यहाँ पर एक्सप्लेन करके वैल्यू ला दूंगा, नहीं, मेरे को गुणधर्म यूज करना है, उसके बाद इसके द्वारा इसको सॉल्व करना है। सो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं R1 का क्रिया करता हूँ, R1 में R1 R2 R3 जोड़ देता हूँ। चलिए यहाँ पर क्रिया करता हूँ। आप अंतिम प्रॉपर्टी जो पढ़े थे ना, याद है, उसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ। मैं R1 को R2 से जोड़ दे रहा हूँ, मतलब R2 और R3 तीनों को जोड़ दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, R1 में R1 R2 R3 तीनों को जोड़ रहा हूँ। तो A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए तीनों को आप जोड़िए, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। देखिए A माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस सी माइनस ए। तो आपको A से A कटिस हो जाएगा, B को B से कटिस हो जाएगा, C का C वैल्यू कटिस हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा जीरो। यहाँ भी जब तीनों को जोड़ेंगे तो जीरो, यहाँ भी जब तीनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। R1 R2 R3 को जोड़ना, वैल्यू आ जाएगा जीरो। अब देखिए बचा क्या, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, C माइनस ए, A माइनस बी और B माइनस सी। अब बताइए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। कैसे, क्योंकि अंतिम में मैंने आपको बताया था ना, अभी अंतिम प्रॉपर्टी में बताया था 6 के बाद मैंने आपको समझाया था कि जब किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ का अवयव 0 0 0 हो तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर एक पंक्ति 0 0 0 है, इसका मतलब सारणी का मान हो जाएगा जीरो। ये आपका एच साइड सीध हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इतना बराबर मेरे को जीरो दिखाना है। 2 7 65 3 8 75 5 9 86 बराबर क्या दिखाना है, सारणी का वैल्यू दिखाना है कि जीरो होता है। चलिए मैं एलएचएस साइड उठा लेता हूँ, इसको मान लीजिए ये एलएचएस साइड आपका, मेरे को जीरो लाना है। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँ, थोड़ा सा माइंड लगे यहाँ पर। तो यहाँ पर तो कोई कमन उमन बन नहीं रहा है, सेम भी नहीं हो पा रहा है। एक काम करता हूँ, इसको नहीं, यहाँ पर 9 से गुना करता हूँ, 9 से 63 2 65 8 9 72 3 75 9 81 5 86। दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर इसका क्रिया करता हूँ C2 का, C2 में 9 से गुना करके मैं ये C1 को जोड़ दे रहा हूँ। मैं क्रिया C2 का कर रहा हूँ, C2 का क्या क्रिया करूँगा, C2 में 9 से गुना करके मैं C1 को जोड़ दे रहा हूँ। इतना से चल रहा हूँ, ध्यान देंगे इस C2 का ही क्रिया कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ, C2 में 9 से गुना करके C1 को जोड़ दे रहा हूँ। चलिए तो मेरे को C1 और C3 से मतलब नहीं, मतलब सिर्फ C2 से क्रिया उसी कर रहा हूँ। 2 3 5 C2 का क्या क्रिया करना है, तो C2 में 9 से गुना करके C1 को जोड़ देना है। तो 9 से गुना करें, 9 से 63 63 2 कितना हो गया, 65। आगे 8 9 72 3 75, इसमें भी 9 से 9 81 5 86। अब क्या उसका तीसरा स्तंभ है 65 75 86। अब बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर दो स्तंभ सेम हो गया। अब पढ़े थे ना सारणी का गुणधर्म कि जब किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ सेम होंगे तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर दो पंक्तियाँ हैं, दो स्तंभ C2 और C3 क्या है, C3 और C3 सेम है, इसका आंसर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कौन सा साइड आ गया, RHS साइड। देख रहे हैं कितना सिंपल पड़ जाएगा प्रॉपर्टी का यूज करके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। देखिए इतना बराबर मेरे को जीरो सिद्ध करना है, ठीक है ना। मैं एलएचएस साइड उठा लीजिए, मान लीजिए कि मेरा ये एलएचएस साइड है, ठीक है। देखिए इतना बराबर मेरे को सिद्ध करना है जीरो। सो समझते हैं, सबसे पहले यहाँ अंडर ब्रैकेट दिया ना, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, गुना कर देते हैं। चलिए 1 B से यहाँ A से गुना कर दीजिए, AB अब प्लस हो जाएगा AC। B से गुना करेंगे आगे, देखिए 1 CA। अब देखिए B का C से गुना करेंगे, BC अब प्लस हो गया BA, चाहे AB कर सकते हैं। आगे 1 AB C से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, C से AC, अब प्लस C का B से गुना करेंगे तो BC हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, समझिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज का मेरे को यूज करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। एक काम कर देता हूँ, ये C3 ना, C3 को मैं C2 से जोड़ देता हूँ, आगे मेरे को कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाएंगे। चलिए मैंने क्या क्रिया किया, C3 का क्रिया किया, क्या किया, C3 को मैं C2 से जोड़ दिया। C3 का क्रिया कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ, C3 को C2 से जोड़ने का काम कर रहा हूँ। चलिए जोड़िए, ये C1 से कोई मतलब नहीं, C2 से भी कोई मतलब नहीं, C3 से मतलब है मेरे को। 1 1 1 BC CA AB। C3 का क्या क्रिया करना है, C3 को किससे, C2 से जोड़ देना है। तो सजा देंगे इसको, AB इससे जोड़ना है ना, तो AB के बाद BC है, उसके बाद क्या लिख देंगे, AC। मतलब जोड़ेंगे तो AB आप प्लस BC आप प्लस हो जाएगा AC। AB आप प्लस BC इसको जोड़ना है ना, तो लिख दिया BC आप प्लस हो गया AC। अब यहाँ पर देखते हैं, BC प्लस AB में CA जोड़ना है, पहले यहाँ पर AB को लिख दूंगा, फिर BC को लिखूंगा, फिर CA का मतलब AC इसको सजा दूंगा क्योंकि AC के फॉर्म में चल रहा है। तो सब वही आएगा, AB प्लस BC आप प्लस क्या आ जाएगा, AC। यहाँ भी तीसरा को देखते हैं एलिमेंट्स को, देखिए AC
अब प्लस बी सी को ए बी से जोड़ना था, पहले ए बी को लिखूंगा मैं ए बी, अब फिर प्लस मैं बी सी को लिख दूंगा, अब प्लस यहाँ पर लिख दूंगा ए सी को। ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने का मेरा रीजन रहा है। आगे देखिए, मैंने इसको क्या किया, सजा दिया मेथड के रूप में एक तरह का। देखिए अब ये वाला जो है ना कॉमन मिल रहा है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी सब में यार, इसको मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। क्या है कॉमन, ए बी प्लस बी सी, अब प्लस हो गया ए सी। मैंने इसको क्या किया, कॉमन ले लिया, मैंने इसको कॉमन ले लिया, बच कर देखिए पर 1 1 1, उसके बाद बी सी सी ए, उसके बाद ए बी। मैंने यहाँ से क्या किया, कॉमन ले लिया इनको, तो क्या क्या बच जाएगा इनके यहाँ पर 1 1 1 बच जाएगी। अब देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी गुणा, इसका वैल्यू जानते हैं क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इनकी दो स्तंभ जो है ना सेम है। सारणी का गुणधर्म कहती है कि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो सारणी का वैल्यू क्या होता है, 0। तो इसका वैल्यू 0, और 0 का किसी से भी गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0। यही आपको आगे साइड दिखा। चलिए, तो अभी तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। मैंने इस वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज का टोटल गुण दिखाया, टोटल गुणों को समझाया मैंने अच्छी तरह से, और उसका यूज करके हम 4 क्वेश्चन अभी तक हल करके आपको दिखाए। चलिए, तो अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन 5 से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यदि इस वीडियो में कहीं आपको दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि मैंने आपको पूरा तोड़ के एक ही के पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझाया हूँ। हमको लगता है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। यदि फिर भी दिक्कत हो रही है तो स्क्रीन पर मैं व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उसको फॉलो करें। चलिए, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।